वेलकम करता हूं। जैसा कि जानते हैं कि मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का इंपॉर्टेंट टर्म एंड जो डिफिनीशन है उसका पहला वीडियो आप लोग को दे चुका हूं। नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिए। ठीक है, ये सारे के सारे जो भी कराऊंगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। दूसरा चीज़ है, आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आ चुका हूं यहाँ पे। तो चलिए आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एपीएच एंटी पार्टुम हेमरेज। एक होता है पीपीएच, एक होता है एपीएच। एपीएच होता है और एक पीपीएच होता है, दोनों समझिए। एंटी पार्टुम हेमरेज एपीएच, ठीक है। प्रसव पूर्व रक्तस्राव हिंदी में कहते हैं। अब प्रसव पूर्व का मतलब क्या होता है कि बच्चे के जन्म से पहले जो रक्तस्राव होता है वही प्रसव पूर्व रक्तस्राव होगा, एपीएच होगा, ठीक है। शिशु के जन्म से पहले यानी प्रसव से पहले या गर्भ अवस्था के 28वें सप्ताह के बाद जनन मार्ग से होने वाले रक्तस्राव को ही प्रसव पूर्व रक्तस्राव कहते हैं। प्रसव की प्रथम अवस्था एवं द्वितीय अवस्था में भी होने वाला रक्तस्राव एंटीपार्टुम हेमरेज ही कहलाता है। देखिए, जब तक बच्चा जन्म नहीं लिया है उससे पहले, चाहे वो गर्भ में हो, चाहे गर्भ अवस्था के 28 सप्ताह के बाद, या फिर जो आप लोग आगे चरण पढ़िएगा लेबर का, उसमें फर्स्ट चरण सेकेंड चरण होता है। फर्स्ट सेकेंड में बच्चा अभी जन्म नहीं रहता है, तो अगर फर्स्ट और सेकेंड में बच्चा लास्ट में जन्म हो जाता है। लेकिन फर्स्ट में भी जो आपके बच्चे फर्स्ट में अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो वह एंटीपार्टुम में आता है, क्योंकि उस समय बच्चे का जन्म नहीं हुआ रहता है, ठीक है ना। तो यही इसीलिए कहता है कि प्रसव से पहले इस चीज़ को समझिए। प्रसव पूर्व मतलब बच्चे के जन्म से पहले। बच्चे के जन्म से पहले मतलब गर्भ अवस्था। महिला अभी बच्चा को जन्म नहीं दिया है और प्रेग्नेंट है, मतलब वह गर्भ अवस्था में है, ठीक है। तो वही कहता है शिशु के जन्म से पहले अथवा गर्भ अवस्था, ठीक है ना, के 28 सप्ताह के बाद जनन मार्ग जहाँ से बच्चा जन्म लेता है, जहाँ से डिस्चार्ज वगैरह होता है, उस रास्ते से होने वाले रक्तस्राव को ही प्रसव पूर्व रक्तस्राव कहते हैं। प्रसव पूर्व क्यों कह रहा है? क्योंकि प्रसव से पहले डिस्चार्ज हो रहा है या पहले जो है ब्लीडिंग हो रहा है प्रसव से, इसीलिए इसे प्रसव पूर्व कहा जा रहा है, ठीक है। यह प्रथम और द्वितीय अवस्था में भी जो रक्तस्राव होता है उसे हम लोग एंटीपार्टुम हेमरेज ही कहते हैं, ठीक है। प्रसव के आप लोग पढ़िएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब स्टेज होता है, तो उसमें कह रहा है प्रथम और द्वितीय अवस्था में भी जो ब्लीडिंग होता है वह एंटीपार्टुम में एपीएच में ही आता है, ओके। दूसरा है प्लेसेंटा प्रेविया, ठीक है। प्लेसेंटा प्रेविया आमतौर पर गर्भ अवस्था के समय प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपरी भाग में आरोपित होता है, लेकिन किसी परिस्थिति में जो अपरा है, अपरा मैं पढ़ा चुका हूँ, गर्भाशय के निचले भाग में पूर्ण या आंशिक रूप से आरोपित हो जाती है तथा सर्विक्स के इंटरनल ओएस को आंशिक रूप से जो है कवर यानी बंद कर देता है। इसी अवस्था को प्लेसेंटा प्रेविया कहता है। इंटरनल ओएस क्या होता है? तो जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स के एक बाहरी द्वार होता है, एक अंदरूनी होता है, ठीक है। तो जो अंदरूनी दीवार जो रास्ता होता है बाहर आने का गर्भाशय से, उसी को इंटरनल ओएस कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो प्लेसेंटा प्रेविया है आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। जैसे यह गर्भाशय है, मैं बता देता हूँ। जैसे यह आपका गर्भाशय है, पता होगा यहाँ पे द्वार रहता है जो सर्विक्स से लगा होता है। तो प्लेसेंटा जो होता है, या तो मैं बता चुका हूँ, या तो इस साइड में ऊपर, या इस साइड में ऊपर, या इस साइड में, या इधर, ठीक है। यह जो है गर्भाशय के दीवार के साथ प्लेसेंटा जो है ऊपरी भाग में लगा रहता है, लगा रहना चाहिए गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। क्योंकि प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान ही जो है निर्माण होता है, तो यह ऊपरी दीवार के साथ लगा रहना चाहिए। लेकिन ये प्लेसेंटा प्रेविया सम्मुख अपरा में होता यह है कि यह ऊपर नहीं लग के यह नीचे इधर लगता है, इधर नीचे लगता है। अब नीचे लगता है तो होता यह है कि यहाँ पे सर्विक्स का द्वार होता है, इंटरनल ओएस होता है, जुड़ा होता है सर्विक्स से। तो जब यहाँ ये अपरा लगेगा तो ये तो आंशिक या पूर्ण रूप से इंटरनल ओएस को बंद कर ही देगा सर्विक्स का, ठीक है ना। सर्विक्स के इंटरनल ओएस के जब इधर से लगे या इधर से नीचे लगे तो ये तो बंद कर ही देगा, तो इसी को प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपन यहाँ पे प्लेसेंटा एवर्सन, ठीक है। प्लेसेंटा एवर्सन, अपरा पृथीकरण। अपरा पृथीकरण क्या होता है? पृथीकरण मतलब अलग हो जाना, ठीक है। अपरा का अलग हो जाना, यही पृथीकरण। यह वह असमान, देखिए यह असमान स्थिति है क्योंकि इसमें प्लेसेंटा अलग हो जाता है, जिसमें अपरा का आरोपण तो गर्भाशय के ऊपरी भाग में समान रूप से होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि अगर नीचा हो जाए वो भी असमान स्थिति है। प्लेसेंटा का आरोपण इम्प्लांट कहाँ पे होना चाहिए? यूट्रस के दीवार के साथ में ऊपरी भाग में लगा होना चाहिए, नीचे नहीं। चूँकि नीचे जो होता है वह द्वार होता है जो सर्विक्स के इंटरनल ओएस के साथ अटैच रहता है, वहाँ पे अगर लगेगा तो बंद कर देगा दरवाजा को, ठीक है ना। तो अपरा पृथीकरण या प्लेसेंटा एवर्सन में होता यह है
यह एक असमान स्थिति है। इसमें जो प्लेसेंटा होता है उसका आरोपण गर्भाशय के ऊपरी भाग में तो होता है, यह समान स्थिति है, यह ऊपर होता है, बट होता यह है परंतु गर्भस्थ शिशु यानी गर्भ में पल रहे शिशु के जन्म से पहले ही इसका जो है प्री मैच्योर पृथक्करण हो जाता है। किसका? अपरा का, ठीक है ना। अतः इसको दुर्घटनाग्रस्त रक्तस्राव भी कहते हैं। तो प्लेसेंटा एब्रप्शन जो होता है यह काफ़ी ज़्यादा जो है समस्या पैदा करता है, क्योंकि इसमें बच्चे के शिशु के जन्म से पहले ही जो है प्री मैच्योर अपरिपक्व पृथक्करण हो जाता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि जो नाभि नाल होता है, नाभि नाल और नाभि नाल ही प्लेसेंटा से लगा होता है, दोनों अटैच होता है। शिशु का जो नाभि नाल होता है प्लेसेंटा से लगा होता है। तो जब शिशु बाहर आ जाता है, जन्म ले लेता है, तो उसके नाभि नाल को काटा जाता है, ठीक है। लेकिन नाभि नाल को काटा जाता है, उसके बाद जो है कुछ देर के बाद जो है प्लेसेंटा जो है निकलता है, यूट्रस के दीवार को छोड़ता है, ठीक है। यूट्रस को दीवार को छोड़ता है तो बहुत सारे ब्लीडिंग होने लगता है, तब जाके वह प्लेसेंटा बाहर निकलता है, समझ गए, लास्ट में बच्चे के जन्म के बाद। लेकिन होता यह है प्लेसेंटा एवर्सन में कि इसमें प्री मैच्योर पृथक्करण हो जाता है प्लेसेंटा का, यानी बच्चे के जन्म से पहले ही जो है प्लेसेंटा अपने जगह को छोड़ देता है, यानी वह दीवार को क्या करता है, प्री मैच्योर अलग हो जाता है दीवार से, गर्भाशय के दीवार से। अब जैसे ही अलग होता है तो अभी बच्चा का जन्म हुआ भी नहीं है, तो जैसे ही वह अलग होता है तो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, इसीलिए इसे दुर्घटनाग्रस्त रक्तस्राव भी कहते हैं। तो प्लेसेंटा एब्रप्शन समझ गए। अपरा का पृथक्करण होना यानी समय से पहले ही, बच्चे के जन्म से पहले ही अपरा यूट्रस के दीवार को छोड़ देता है, अलग हो जाता है, इसी को हम लोग अपरा पृथक्करण कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया प्री एक्लेम्सिया। दो कंडीशन होता है, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया एक रोग है जो गर्भावस्था के दौरान होता है, यह लेट प्रेगनेंसी का रोग है। इसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें होता यह है, मैं बता दूं, प्री एक्लेम्सिया मुख्यतः 3-4 रोगों का समूह है। इसमें जो महिला होती है गर्भ के दौरान उसके हाइपरटेंशन, रक्तचाप बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद शरीर के हाथ और पैर में और फेस में सूजन आ जाता है महिला को, ठीक है, समझ गए। और जो यूरिन होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा आने लगता है। ये 3 चीज़ें होता है गर्भ के दौरान, तो उसे प्री एक्लेम्सिया में माना जाता है, ठीक है। क्या क्या? बॉडी, हाथ में सूजन, यूरिन आना, प्रोटीन आना यूरिन में, और रक्तचाप बढ़ा होना, ये तीनों प्री एक्लेम्सिया को डिनोट करता है, सूचित करता है, ठीक है। और यह एक लेट प्रेगनेंसी का एक रोग है जिसे इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी कहते हैं, समझ गए। आगे अब ये एक्लेम्सिया देखिएगा, वो जो एक्लेम्सिया होता है यह प्री एक्लेम्सिया जो मैंने ऊपर बढ़ाया उसके बढ़ी हुई गंभीर अवस्था होती है। इसमें होता यह है कि जो मैंने हाइपरटेंशन, सूजन, ओडीमा जिसको कहते हैं, और प्रोटीन यूरिया, यह तीनों के साथ में महिला में दौरा उत्पन्न होता है या कोमा की स्थिति उत्पन्न होती है, तो यह एक्लेम्सिया बन जाता है, ठीक है। इसे टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं, समझ गए। तो प्री एक्लेम्सिया के लक्षण के साथ में अगर महिला में दौरा भी आए, कोमा की स्थिति भी आए, तो यह लक्षण एक्लेम्सिया का हो जाता है और यह एक गंभीर अवस्था होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है हाइड्रामेनियोज। हाइड्रामेनियोज कहने का मतलब होता है हाइड्रा यानी जल को संवर्धित कर रहा है, देख लीजिए। हाइड्रामेनियोज कहने का मतलब है कि यह जल को संदर्भित कर रहा है। देखिए, यह एक असमान स्थिति होती है। हाइड्रामेनियोज यह एक असमान स्थिति होती है जिसमें गर्भ अवस्था में यानी गर्भ में जो भ्रूण है उसके चारों ओर एमनियोटिक द्रव की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, ठीक है। यह 1% गर्भावस्था के मामलों में ऐसी स्थिति होती है। इसे पॉलीहाइड्रामेनियोज अथवा एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है ना। हाइड्रामेनियोज जो होता है यह एक असमान स्थिति है जिसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है कि एमनियोटिक फ्लूइड यूट्रस के चारों साइड रहता है, चारों साइड जो है भरा रहता है, इसमें बच्चा जो है अपना रहता है, इसके अंदर बच्चा रहता है, ठीक है। होता है कभी कभी 1% मामला में, गर्भावस्था के प्रेगनेंसी के 1% मामले ही ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे के चारों साइड जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी ज़्यादा होने से भी परेशानी होता है। तो इसी स्थिति को हम लोग हाइड्रामेनियोज कहते हैं, बढ़ जाना, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाना, ठीक है। इसे पॉलीहाइड्रामेनियोज भी और एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर भी कहते हैं, ओके।
आगे है ओलिगा हाइड्रामेनियोज। ओलिगा हाइड्रामेनियोज कहने का मतलब है कि इसमें जैसे ओलीगुरिया आप लोग पढ़े हैं ना, जिसमें मूत्र का जो क्वांटिटी है वह कम जाता है, ठीक इसी प्रकार से ये जो ऊपर आप लोग एमनियोटिक फ्लूइड वाला देखे हैं हाइड्रामेनियोज में बढ़ जाता है, तो ये ओलिगोमेनियोज में घट जाएगा। ठीक है, ओलिगो हाइड्रामेनियोज में जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा होता है वह 200 ml से भी कम जाता है और इसी स्थिति को ओलिगोहाइड्रामेनियोज कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब होता है गर्भ अवस्था में अत्यधिक उल्टियाँ। यह 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा भी गया था एक एग्जाम में, ठीक है ना। तो हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, मेसिस ग्रेविडेरम यानी गर्भ अवस्था में अत्यधिक उल्टियाँ होने को हम लोग हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। होता यह है कि गर्भ अवस्था में होने वाले गंभीर उल्टियाँ जिसके कारण महिला अपना दैनिक क्रियाओं को सुचारू ढंग से नहीं कर पाती है, इन उल्टियों से महिला में इलेक्ट्रोलाइट एवं द्रव का संतुलन एवं वजन कम हो जाता है। अब आप खुद समझिए कि आपके दस्त होते हैं, ठीक है, आपको जो है दस्त होते हैं, उल्टियाँ होते हैं, तो आपके पानी जाते हैं बॉडी से, उस पानी में सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं रहता है, बहुत सारे जो है आपके खनिज लवण भी होते हैं। अब जैसे ही आपके बॉडी से पानी जाता है तो उसके साथ में खनिज लवण भी जाएगा, तो वह इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करता है आपके बॉडी में। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो उससे क्या होगा कि आपके वीकनेस, कमजोरी आएगा, जिससे आप जो है दैनिक काम करने में जो है दिक्कत आएगी। तो ही कहता है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम में यानी गर्भ अवस्था में अत्यधिक उल्टियाँ होने से इससे महिलाओं के दैनिक जीवन क्रिया सुचारू ढंग से नहीं हो पाती है और इन उल्टियों में इलेक्ट्रोलाइट व द्रव असंतुलन हो जाता है, जिससे महिला का वजन भी कम जाता है। तो यही हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे है IUGR। IUGR को फुल में कहते हैं इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन यह जो होता है इसका पूरा देखिए, इंट्रायूट्रिन यानी गर्भाशय के अंदर वृद्धि, रेस्ट्रिक्शन मतलब अवरोध, ठीक है ना, यानी गर्भ के अंदर वृद्धि का अवरोध होना, समझ गए। तो गर्भ के अंदर बच्चे रहते हैं, ठीक है, शिशु में असमान कम वृद्धि होना अंतः गर्भाशय वृद्धि और अवरोध कहलाता है। बच्चा जो गर्भ में है उसमें ठीक से वृद्धि नहीं होगा, ठीक है, उसके वृद्धि रुका हुआ है, अवरोध है, उसी को हम लोग जो है अंतः गर्भाशय वृद्धि अवरोध कहते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे दूसरा है, देख लीजिए, इंट्रायूटेरिन डेथ। अब इसी वृद्धि रुका हुआ है, वृद्धि ठीक से नहीं हुआ पूरा गर्भाशय के अंदर, तो उसे इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन कहते हैं। लेकिन अगर बच्चा का गर्भाशय के अंदर डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसे अंतः गर्भाशय मृत्यु कहते हैं। ठीक है, गर्भ अवस्था के 28वें सप्ताह के बाद भ्रूण की मृत्यु को अंतः गर्भाशय मृत्यु कहते हैं। जो शिशु गर्भ में पल रहा है और 28 सप्ताह के बाद अगर उसी गर्भ में बच्चे के किसी कारण से डेथ हो जाए तो उसे गर्भाशय के अंदर मृत्यु यानी अंतः गर्भाशय मृत्यु कहते हैं, इंट्रायूटेरिन डेथ कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसे उच्च जोखिम वाले गर्भ अवस्था कहते हैं। अब आप लोग पढ़िएगा कि कौन कौन स्थिति है जहाँ पे हाई रिस्क बनता है, वो एग्जाम में पूछता भी है बार बार। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो होता है यह गर्भ अवस्था का एक कॉम्प्लिकेशन, जटिलता होता है, ठीक है, जिनमें जिनसे गर्भवती स्त्री या उसके अंदर पल रहे गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो अथवा दोनों के जीवन के लिए प्राणघात हो, उच्च जोखिम वाली गर्भ अवस्था कहलाता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब है कि ऐसा प्रेगनेंसी, ऐसा गर्भ अवस्था जो किसी न किसी जटिलता से जूझ रहा हो, ठीक है, जिसमें गर्भवती स्त्री और उसके बच्चे दोनों के लिए घातक हो, उसके प्राण के लिए, उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो ऐसे जटिलता से, तो उसे हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाला गर्भ अवस्था कहते हैं। अब बहुत सारे सिचुएशन होता है, स्थिति होता है, ठीक है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का। जैसे मैंने आपको एक्लेम्सिया पढ़ा दिया, तो वह एक्लेम्सिया एक ऐसी स्थिति है जो बच्चे और माँ दोनों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, और जो चीज़ें गर्भ के दौरान, जो स्थिति, जो कंडीशन माँ और बच्चे के लिए प्राणघात हो, जीवन के लिए उसे हानि पहुंचाए, नकारात्मक प्रभाव डाले, तो उसी को हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे चलते हैं एल्डरली प्राइमेग्रेविडा। एल्डरली प्राइमेग्रेविडा कहने का मतलब है कि किसी स्त्री के द्वारा 35 वर्ष या इससे अधिक आयु में प्रथम बार गर्भ धारण करना ही अर्ली प्राइमेग्रेविडा कहलाता है। मानिए कोई महिला है, 35 एज क्रॉस कर गई है और वह प्रथम बार प्रेग्नेंट हुई है, तो उसे हम लोग एल्डरली प्राइमेग्रेविडा कहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट आता है टीनेज प्रेगनेंसी। अब ये हो गया टीनेज प्रेगनेंसी।
अल्डरली जो प्रेगनेंसी प्राइमरी बीटा देखे हैं, इसके जस्ट उल्टा टीनेज प्रेगनेंसी है। टीनेज प्रेगनेंसी जो होता है, यह यदि कोई स्त्री 18 वर्ष से कम आयु में गर्भ धारण कर लेती है तो इसे एडोलेसेंट प्रेगनेंसी अथवा टीनेज प्रेगनेंसी कहते हैं। जैसे देखते नहीं है, गांव में लोग जो है 16-17 साल में ही शादी कर देते हैं, 15 साल में ही। अब तो थोड़ा कम हुआ है, पहले तो ये 14 साल, 15 साल, 17 साल बहुत जो है लोग कर देते थे लड़की के शादी। तो जो लड़की की शादी हो गया, वो औरत बन गई, ठीक है, महिला बन गई। तो वैसे स्त्री जो 18 वर्ष से कम, 17, 16, 15, 14 इन एज में अगर गर्भ धारण कर लेती है 18 वर्ष से कम, तो इसे ही हम लोग एडोलेसेंट प्रेगनेंसी या टीनेज प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज जो भी कराया हूँ बहुत अच्छे से करा दिया। आप लोग 1 से 2 बार, वीडियो छोटा इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि 2 बार रिपीट करके अगर आप बातें को सुन लीजिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।